Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। वैसे अगर वो लिंक काम नहीं करता है तो आप लोग डायरेक्टली टेलीग्राम पर जा सकते हो। ऐप पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको मेरा चैनल मिलेगा। वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में आप लोग मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है दीपक यादव एजुकेशन, जाके सर्च करोगे आपको ये आईडी मिल जाएगी। लगभग 8000 प्लस फॉलोअर्स हैं, वहाँ पे भी आप लोग कनेक्ट कर अपनी क्वेरीज को मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। स्टार्ट करेंगे लेक्चर को। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं आज, काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने लगा रखे हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की डिमांड थी कि जो टॉपिक्स है उसको इंक्रीज़ कर दिया जाए और थोड़ा सा और इन डेप्थ एनालिसिस को लेकर आया जाए। तो ठीक है, आज काफ़ी डिटेल सा डिस्कशन होगा। ओवरऑल बहुत डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग करेंगे। नंबर 1 जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया यूके के रिलेशंस के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 से रिलेट कर पाओगे। सिलेबस के अंदर हमारे पास में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये आपको कुछ टॉपिक्स नज़र आ रहे होंगे जो कि यूपीएससी ने सिलेबस में दिए हैं। तो इन टॉपिक से ये वाला आर्टिकल हमारा रिलेट हो जाएगा। बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है कि इंडिया और यूनाइटेड किंगडम दोनों ने मिलकर यहाँ पर फोकस किया है व्यापार के ऊपर। और करेंट टाइम पे हम लोग व्यापार के साथ में फोकस ये कर रहे हैं कि 2030 तक जो व्यापार है हमारा वो डबल हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे अनुमान लगाया गया है एक रिपोर्ट के थ्रू। ग्रैंड थॉर्नटन CII की रिपोर्ट यहाँ पर यह बात बोलती है। तो इसी वजह से हम लोग इंडिया यूके के रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। न केवल ट्रेड के बारे में बात करेंगे, ट्रेड के अलावा और भी सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। तो आर्टिकल न्यूज़ में क्यों है मैंने आपको बता दिया कि इंडिया यूके के बीच में जो ये ट्रेड है, जो व्यापार है, वो एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम पर 2030 तक डबल होने वाला है। और इसके पीछे का रीज़न जो होने वाला है वो यहाँ पे होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इन्वेस्टमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड होंगी। वो सब आगे मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा। फिर यहाँ पर मेंशन किया गया है सबसे पहले मैप के बारे में। देखो, जब भी हम लोग कोई भी कंट्री के रिलेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इंडिया के साथ में, तो सबसे पहले उस कंट्री की लोकेशन देख लिया करो क्योंकि लोकेशन वाइज हर साल प्रीलिम्स में एक ना एक क्वेश्चन आता है। तो आपको यूके कहाँ पर देखने को मिलेगा, स्पेसिफिकली हम यूके की बात कर रहे हैं तो यूके है यूनाइटेड किंगडम, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है लोगों के अंदर, आखिरकार यूके है क्या। देखो 3 वर्ड्स आते हैं, कौन कौन से, एक होता है यूके, एक होता है ग्रेट ब्रिटेन और एक होता है ब्रिटिश आइल्स। तो ये तीनों क्या है आज मैं आपको बहुत आसान से शब्दों में बताता हूँ। जब भी हम लोग बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की ना, तो इसके अंदर 4 किंगडम्स आते हैं, ध्यान रखना। 4 किंगडम है मतलब एक स्कॉटलैंड है, एक इंग्लैंड है, एक वेल्स है और साथ ही साथ में इधर नदर्न आइलैंड है। ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ नदर्न आइलैंड। तो ये 4 मिलकर यूके बनाते हैं। जब भी हम लोग किंगडम की बात कर रहे हैं ध्यान रखना ये 4 किंगडम से मिलकर बना है यूके। जब ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं, ब्रिटेन की, ब्रिटिशर्स की, जो ब्रिटेन की बात हो रही है, तो बेसिकली यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 3 किंगडम देखने को मिलेंगे, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये मिलकर ब्रिटेन बनता है। और जब हम लोग ब्रिटिश आइल्स की बात करते हैं, पूरा का पूरा ब्रिटिश आइल क्या है, तो इसमें तो पूरा का पूरा ग्रेट ब्रिटेन आ ही जाता है और मतलब नदर्न आइलैंड भी आ जाएगा और साथ ही साथ में रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी आ जाएगा। अब नदर आइलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ये दोनों मिलाकर पूरा का पूरा आइलैंड बनता है। तो मतलब ये जो पूरा का पूरा पोर्शन ये ब्रिटिश आइल्स कहलाता है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर इंडिया के ऊपर ब्रिटेन ने राज किया था, है ना, तो यहाँ पर कौन सा वाला ब्रिटेन है, तो वो है ग्रेट ब्रिटेन। ये ध्यान रखना, इस वाले पोर्शन की बात की जा रही है ग्रेट ब्रिटेन की, जहाँ पर स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स की बात होती है। क्लियर हो गया, आगे आते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या जानना है कि इंडिया और यूके 2030 तक अपने व्यापार को डबल करने वाले हैं, ऐसा एक्सपेक्टेड है। अब वो जो डबल होगा व्यापार वो होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से। और आज के टाइम पर भी काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखने को मिलता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब यहाँ पर यह है कि एक दूसरे के कंट्री में व्यापार होगा और उस पर जो एक्स्ट्रा टैरिफ वगैरह लगाए जाते हैं, ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, वो नहीं लगाई जाएंगी। जो नॉर्मल रेट होगा उसी के अंदर वो व्यापार होगा। इससे क्या होगा, बहुत आराम से जो व्यापार है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, दोनों कंट्रीज़ के बीच में कम दाम में व्यापार देखने को मिलेगा। तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा ना, ये एक्सपेक्टेड है यहाँ पर कि इंडिया के एक्सपोर्ट को बूस्ट करेगा। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, भारत आज के टाइम पर अगर सामान भेजता है यूके के अंदर तो एक्स्ट्रा टैरिफ लगती है ना, एक्स्ट्रा चार्जेस, ड्यूटीज़ वगैरह लगती हैं, गवर्नमेंट ड्यूटी लगती है। लेकिन जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो इसमें जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़, टैरिफ, चार्जेस वगैरह लग रही हैं ना, वो नहीं लगेंगी। तो इसका मतलब जो इंडिया का सामान है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सस्ते दाम में चला जाएगा। और उसके बाद में मतलब कि
उस कंट्री में बहुत चीप रेट में आएगा, और इससे क्या होगा, जो बहुत सारी कंट्रीज़ है ना, बहुत सारे जो लोग हैं बेसिकली उस सामान को ले पाएंगे और उसकी बिक्री बहुत ज़्यादा होगी, इंडिया को भी बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट ऑब्वियस ही बात है वो बूस्ट होता हुआ नजर आएगा, खासकर लेदर का, टेक्सटाइल का, ज्वेलरी का, प्लस जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसका, मैरीन प्रोडक्ट्स हो गए, एजुकेशन, फार्मा, हेल्थ केयर, इन सब चीज़ों का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। ये यहाँ पर बोला गया। आई होप आपको यहाँ पे एक अच्छे से क्लैरिटी यहाँ पर मिल रही होगी। फिर उसके बाद में अब आते हैं हम लोग एक मेजर डेटा के ऊपर। जब भी आप लोग इंडिया यूके के रिलेशंस के बारे में डिस्कशन करो, जब भी यहाँ पे मेंस में जब आप लोग अपने आंसर को लिखो, तो इस फैक्चुअल डेटा के साथ में अपने आंसर को लिखना। जैसे कि इंडिया का जो व्यापार है ना यूके के साथ में, वो कहाँ पर स्टैंड करता है, अब यहाँ पर एग्जैक्टली बात होती है। नंबर 1 पॉइंट, यूके जो है अभी एक छठा लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया के अंदर, यानी भारत में इन्वेस्ट करने वाली कंट्री में 6 सबसे बड़ा इन्वेस्टर की कैटेगरी के अंदर यूके आता है। कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो साल 2000 से लेकर 2022 के बीच में देखें तो लगभग यूके का इन्वेस्टमेंट है 31.92 बिलियन यूएस डॉलर्स का। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि इंडिया के अंदर जितना भी बाहर से पैसा आता है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, उसका 5.4% सिर्फ और सिर्फ यूके से आ रहा है। दैट इज़ वाई आप लोग कह सकते हो यूके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए। फिर अब इंडिया का जो ये ट्रेड है, जो व्यापार है गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर यूके के साथ में, इसको देखोगे तो ये बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ है। 2015 के अंदर इन दोनों देशों का जो व्यापार था वो लगभग 19.51 बिलियन डॉलर्स के आसपास था, जो कि यहाँ पर बढ़कर ग्रो कर कर लगभग 31.34 यूएस डॉलर्स के आसपास हो चुका है इन 2022। तो मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि 20 डॉलर से 31 डॉलर के आसपास यहाँ पर ये व्यापार पहुँच चुका है। 31 बिलियन यूएस डॉलर्स की बात हो रही है, तो एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला। फिर उसके बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि लगभग 618 जो यूके की कंपनीज है ना, वो यहाँ पर इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं, इंडिया के अंदर यहाँ पर काम कर रही हैं, और उन कंपनीज़ की वजह से बहुत सारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट हो रहा है भारत के अंदर में, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे नौकरी मिली हुई है। तो इसकी वजह से भी एक इम्पॉर्टेंस है। तो इंडिया का जो ट्रेड है यूके के साथ में वो कहाँ पर स्टैंड करता है, इतना आपको समझ में आया। अब रिसेंटली क्या डेवलपमेंट में होता है, मतलब कि हाल ही में क्या क्या चेंजेस होते हैं इंडिया के रिलेशन जो यूके के साथ हैं उसके अंदर। सबसे पहला पॉइंट देखो, यहाँ पे यूक्रेन क्राइसिस आपने देखा, रशिया ने अटैक किया यूक्रेन को, वो आपको क्राइसिस देखने को मिल जाते हैं। फिर जो ये इंडिया यूके का रिलेशनशिप है ना, तब भी लगातार ग्रो करता रहा, और ये ग्रो इसलिए करता रहा क्योंकि 2021 में ना हम लोगों ने कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रखी थी। फिर उसके बाद में एक अग्रीमेंट और भी किया गया है। आपको पता होना चाहिए यूके ने क्या किया है ना, 2030 के लिए, 2030 के लिए पूरा का पूरा रोड मैप तैयार कर रखा है, यानी कि क्या क्या हम लोग करेंगे, इंडिया यूके के रिलेशंस 2030 तक कैसे चलने वाले हैं, किस किस चीज़ के अंदर पार्टनरशिप किया जाएगा, कैसे बायलैटरल रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। तो इस प्रकार के अग्रीमेंट्स इंडिया और यूके के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जो कि रिसेंटली किए गए हैं। फिर दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर यहाँ पे डिस्कशन किया डिफेंस रिलेटेड ट्रेड को लेकर, यानी जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है उसका व्यापार कैसे होगा, ये बातचीत हुई। साइबर सिक्योरिटी को हम लोग कैसे इसके मामले में और थोड़ा सा अपने कोऑपरेशन को बढ़ा सकते हैं, यानी कि आज के टाइम पर बहुत सारे जो आपको ऑनलाइन फ्रॉड्स देखने को मिलते हैं, उन फ्रॉड्स को कैसे कम किया जाएगा, उसको लेकर चर्चा की गई। डिफेंस के मामले में कोऑपरेशन को लेकर यहाँ पे चर्चा की गई थी रिसेंटली दोनों देशों के बीच में। फिर इन दोनों ने मिलकर एक नया जॉइंट साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम को भी सेटअप किया है, जहाँ पे क्या होगा, इंडिया यूके दोनों मिलकर क्या करेंगे, ऑनलाइन फ्रॉड्स वगैरह को रोकने का काम करेंगे। और इंडिया और यूके दोनों यहाँ पर प्लान ये भी कर रहे हैं कि पहला स्ट्रेटेजिक टेक डायलॉग रखा जाए, यानी कि टेक्नोलॉजी को लेकर यहाँ पर बातचीत होगी। ये जॉइंट सिक्योरिटी प्रोग्राम भी यहाँ पर होगा, और बेसिकली आप कह सकते हो कि इसको लेकर पहले हम लोग बातचीत कर चुके हैं और अभी भी बातचीत कर रहे हैं, आने वाले टाइम पर और इसको मजबूत किया जाएगा। और वैसे यहाँ पर टेक्नोलॉजी के मामले में आपको देखने को मिलेगा, टेक्नोलॉजी को लेकर हम लोगों ने यूके के साथ में काफ़ी कुछ किया है, प्लस उसके बाद में हम लोग आने वाले टाइम पर भी टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी सारी मीटिंग्स करने वाले हैं, इंडिया यूके के साथ में कोऑपरेट करने वाला है। और फिर उसके बाद में यूके और इंडिया दोनों ने मिलकर अग्रीमेंट ये भी किया, मतलब दोनों राज़ी हो चुके हैं किस चीज़ को लेकर, कि हम दोनों आपस में कोऑपरेशन बढ़ाएंगे मैरीटाइम डोमेन के अंदर, मतलब जो समुद्र वाला हिस्सा है, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन की बात की जा रही है। तो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो यूके है हमारा एक मेजर पार्टनर बनकर आएगा। इस पर्टिकुलर रीजन की बात की जा रही है, ये इंडियन ओशन हो गया, ये पैसिफिक ओशन हो गया, और ये मिलाकर पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक बनता है। तो इस चीज़ के अंदर, इस पूरे एरिया के अंदर यूके कोऑपरेट करने के बारे में चर्चा करता है भारत के साथ में। फिर इस साल जनवरी 2022 की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया और यूके दोनों ने मिलकर अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो फर्स्ट राउंड है वो ख़त्म किया।
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर चर्चा की गई है और इसका फर्स्ट राउंड खत्म किया। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हो, क्योंकि दोनों यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। फिर आगे आते हैं। अब ये इतनी देर से हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, ये है क्या एफटीआई, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये बेसिकली एक पैक्ट है, एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि दो नेशंस के, दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में किया जाता है, ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर जो भी बैरियर्स हैं, जो भी रुकावटें हैं, उनको रिड्यूस कर दिया जाए, उनको कम कर दिया जाए। जैसे यहाँ पर जब भी ट्रेड होता है ना कंट्रीज़ के बीच में, तो वहाँ पर टैरिफ्स लगाई जाती हैं, ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, तो इनको कम कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर काम किया जाता है, जिसमें गवर्नमेंट टैरिफ हो गई, कोटा हो गया, सब्सिडी हो गई, ठीक है, जो भी रुकावटें होती हैं उनको हटा दिया जाता है। मतलब फ्री ट्रेड जो है ना, वो बिल्कुल अपोजिट है ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म के। अब मतलब क्या है, देखो एक कॉन्सेप्ट आता है ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म का, ध्यान रखना क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा अभी। ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म होता है एक, और इसके अगेंस्ट मतलब इसका अपोजिट आपको देखने को मिलता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब क्या है, देखो जो प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी होती है, यानी कुछ ऐसी सरकारें होती हैं किसी किसी देश की जो कि चाहती हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे कंट्री का जो डोमेस्टिक सामान है वही ग्रो करे, यानी जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे कंट्री में जो भी प्रोड्यूसर्स हैं ना, उनका ही सामान बिके। अपनी खुद के कंट्री के प्रोडक्शन को यहाँ पर वो बूस्ट करने के ऊपर काम करते हैं। और वो कैसे किया जाता है, दूसरे के सामान को अपने कंट्री में अलाउ ही नहीं किया जाता। अगर बाहर से कोई सामान आ रहा है उनके देश में, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा देंगे कि वो बहुत महंगा बिकेगा सामान, कोई खरीदेगा ही नहीं, इससे नुकसान उस देश को बहुत होगा। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं प्रोटेक्शनिज्म के अंदर, यानी कि अपने ही देश का जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रमोट करने की बातचीत करी जाती है ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म में। लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ऐसा नहीं है, वहाँ पर इसके बिल्कुल अगेंस्ट चल रही चीज़ है। वहाँ पर और छूट दी जाती है, जो भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, बैरियर्स लगे हुए हैं, उसको और ज़्यादा कम किया जाता है ताकि व्यापार और खुलकर हो सके। ये दोनों आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, प्रोटेक्शनिज्म और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है। क्लियर हो गया। इंडिया यूके के रिलेशंस इन टर्म्स ऑफ ट्रेड आपको क्लियर हो गए। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और जो ट्रेड एग्रीमेंट्स जो कि भारत ने साइन किए हैं, यानी कि कुछ और भी हमारे पास में ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं जो कि इंडिया के थ्रू साइन करे गए। जैसे इंडिया यूएई के बीच में सेपा एग्रीमेंट हुआ है। ध्यान रखना है, ये भी सेपा जो एग्रीमेंट है ना, ये भी एक प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसको हम लोग कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार का एग्रीमेंट भारत ने यूएई के साथ में कर रखा है। फिर हम लोगों ने एक और एग्रीमेंट कर रखा है केकपा, वो था सेपा, ध्यान रखना। और यह है CECPA, मतलब कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और ये भी एक प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही है। ये हमने मॉरिशस के साथ में कर रखा है। फिर एक एग्रीमेंट आता है साप्ता, SAPTA, मतलब साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ये आप कह सकते हो जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं ना, उनके साथ में यहाँ पर ये एग्रीमेंट किया गया है। फिर आता है एक आपता एग्रीमेंट, यानी एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट। एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट को ना पहले हम लोग बैंकॉक के नाम से जानते थे, बैंकॉक एग्रीमेंट के नाम से। तो इसको हम लोग पहले बैंकॉक एग्रीमेंट के नाम से जानते थे। जो करेंट टाइम पर इस एग्रीमेंट के अंदर जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन है, इंडिया है, लाओस है, देन उसके बाद बांग्लादेश है, देन यहाँ पर श्रीलंका है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और मंगोलिया। तो ये कुछ कंट्रीज़ है जो कि आज के टाइम पर एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट का आपको हिस्सा देखने को मिलती हैं, इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अलग अलग प्रकार के एग्रीमेंट्स हैं। कौन कौन से एग्रीमेंट हो गए, सेपा हो गया, CECPA हो गया, फिर उसका साप्ता हो गया, फिर आपता हो गया। ये कुछ एग्रीमेंट्स जो कि अलग से मैंने आपको मेजर पॉइंट्स प्रोवाइड करवाएं जो कि प्रीलिम्स में आपको हेल्प करेंगे। नाउ आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। अगले न्यूज़ पर आने से पहले वीडियो पर जो लाइक का बटन है फटाफट उसको दबा देना। एक छोटा सा टारगेट है 2K प्लस लाइक का, जिसको आप लोग अचीव करवा सकते हो। सेकेंड जो आर्टिकल होने वाला है इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट ऑफ 1955 के बारे में। ये 1955 का एक्ट क्या है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल है, ध्यान रखना। फाइनेंशियल एक्सप्रेस बहुत अच्छे आर्टिकल पब्लिश करता है, खासकर इकोनॉमी को लेकर ना बहुत अच्छे एडिटोरियल्स आते हैं। अब रिसेंटली मैंने द हिंदू के अंदर इसके एडिटोरियल डिस्कस करना भी स्टार्ट किया है। जैसे ही मैंने देखा ना यार बहुत अच्छे, मतलब एक होता है ना लॉजिकल वाले एडिटोरियल्स, वो उस प्रकार के एडिटोरियल्स इसके अंदर आ रहे हैं। तो वो मैंने डिस्कस करने स्टार्ट किया है। द हिंदू के अंदर मैंने डिस्कस किया भी था एक MSME को लेकर। कुछ अच्छे आर्टिकल्स आते रहेंगे। द हिंदू को मैं मिक्स कर रहा हूँ चीज़ों को, यानी द हिंदू को तो डिस्कस कर ही रहा हूँ, उसके अलावा और भी न्यूज़पेपर्स के जो अच्छे आर्टिकल्स है वो भी डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो द हिंदू वाला वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें उस वीडियो को आप लोग बाकी सारे यूट्यूब के और भी द हिंदू के वीडियो से कंपेयर कर लेना, आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी। एक्स्ट्रा मतलब फालतू की चीज़ें नहीं, जो टू द पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, UPSC प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है, उस प्रकार की चीज़ें मिलेंगी।
जो कि अलग अलग न्यूज़पेपर से कलेक्ट कर रहे हैं। तो आपकी प्रॉब्लम खत्म है कि यार मैं ये भी पढ़ूँ वो भी पढ़ूँ। आप द हिंदू का वीडियो अच्छे से फॉलो करते हो, ये वाला फॉलो करते हो, बहुत सारी चीज़ें आपकी यहीं पे कवर हो जाती हैं। चलो, अब यहाँ पर ये आर्टिकल किस चीज़ को लेकर है? ये बेसिकली आर्टिकल यहाँ पर है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 को लेकर। चर्चा में क्यों है, पहले मैं आपको बता दूं, आपके सिलेबस में इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 फूड सिक्योरिटी के टॉपिक से रिलेट कर पाओगे। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ में इसलिए क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने रिसेंटली एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट ऑफ 1955 को वर्किंग में लेकर आया और इन्होंने बोला कि हम लोग तूर दाल को, जो तूर दाल होती है, इसके ऊपर हम लोग ये कमोडिटी एक्ट को लगाएंगे ताकि इसके जो दाम बढ़ रहे हैं ना, उस दाम को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि जो बहुत सारे राज्य सरकार हैं, बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज आपको देखने को मिलेंगी, इनसे बोला गया कि भाई आप अपने स्टॉक होल्डर की जो कंपनीज हैं, यानी कि जो कि इस तूर दाल को स्टॉक जमा करके रखती हैं, वो अपना डेटा दें और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल पर वो डेटा प्रोवाइड करवाएं, आपके पास में कितनी दाल प्रेजेंट है, कितना स्टॉक अपने पास में होल्ड करके रख रहे हो, ये आपको वीकली बेसिस पर डेटा देना है। ऐसा यहाँ पर राज्य सरकार और यूनियन टेरिटरी से बोला गया, ठीक है ना। क्योंकि तूर दाल आज के टाइम पर इसलिए भी न्यूज़ में क्योंकि इसके दाम ना जुलाई से ही बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जो तूर दाल है, इसके जो प्राइस मिड जुलाई से, जुलाई 2022 से इसके बीच से ही लगातार बढ़ते हुए नजर आएंगे। 15-16 जुलाई के आसपास से लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। रीज़न क्या है? काफ़ी सारे रीज़न है। जैसे यहाँ पर क्या हुआ ना, लास्ट ईयर यानी पिछले साल 2021 में बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, उसकी वजह से हमारी तूर दाल की फसल बेकार हुई, पानी इकट्ठा हो चुका था। कौन से वाले राज्यों में? जहाँ पर तूर दाल सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है। और वो राज्य कौन कौन से हैं? वो कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है। 3 नाम है, 3 नाम ध्यान रख सकते हो। तूर दाल कहाँ कहाँ पे ग्रो होती है? कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। और भी स्टेट में होती होगी, बट जो 3 नाम प्रेजेंट है ये ध्यान रखना, ये आर्टिकल में प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रख सकते हो कि तूर दाल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ और यहाँ पे प्रोडक्शन थोड़ा सा डैमेज हो गया, जिसकी वजह से दाल का शॉर्टेज हुआ और इसके दाम काफ़ी बढ़ गए। तो इसी प्राइस जो ये बढ़ रहे हैं ना, इसी प्राइस को कंट्रोल करने के लिए ये एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 चर्चा में आया और इस एक्ट को लागू किया गया ताकि हम लोग इस तूर दाल के प्राइसेस को थोड़ा सा रोक सकें। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पर हुआ क्या है ना, कि जो तूर दाल है ना, काफ़ी सारी जगह पर हमने ये भी देखा कि अगर सामान का थोड़ा शॉर्टेज होने लगता है तो इसमें यह भी देखने को मिलता है इसकी ब्लैक मार्केटिंग वगैरह भी होती है। इसका मतलब क्या समझते हैं? देखो, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, यानी जो कमी देखने को मिल रही है तूर दाल की, वो आर्टिफिशियल स्कैरसिटी है। स्कैरसिटी मतलब कमी होती है। तो आर्टिफिशियल तरीके से यहाँ पर ये कमी जानबूझकर क्रिएट करी गई है, इंटेंशनली क्रिएट करी गई है। यानी जो भी तूर दाल थी वो जो व्यापारी उन्होंने जमा करके रख लिया, अपने घर में स्टॉक जमा करके रख लिया खूब सारा, और अब मार्केट में है नहीं। अब मार्केट में जब नहीं है तो लोग जो है, अगर तूर दाल लोगों को चाहिए तो वो यहाँ पर मुंह बोला रेट देने को तैयार है, मुंह बोला प्राइस देने को तैयार है। तो यानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। तूर दाल पहले से जमा करके स्टॉक भंडार भर के रख लिया और उसको अब बहुत ज़्यादा दाम में बेचा जा रहा है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए, ये जो इंटेंशनली काम किया जा रहा है ना, इसी चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट ऑफ 1955 चर्चा में आ जाता है। अब ये एक्ट क्या है, आओ उसका बैकग्राउंड कवर करते हैं। एक्ट क्या बोलता है? एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 यहाँ पर आया है 1955 में। ऑब्वियसली बात है, इसको लेकर आया गया उस समय पर क्योंकि उस समय भी यही हरकत हो रही थी। जो खाने की कमी पड़ रही थी ना, वो एक बहुत अल्टीमेट लेवल पर हो रहा था। फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कम हो रहा था, खाने की कमी ज़्यादा हो रही थी। हमारा जो देश है ना, वो बहुत डिपेंडेंट था इम्पोर्ट्स के ऊपर। दुनिया भर से हम लोग काफ़ी सारी फसलों को मंगाया करते थे। एग्जाम्पल, वीट का इम्पोर्ट किया करते थे, गेहूँ मंगाते थे यूएस से, ताकि हम अपनी जनसंख्या को खाना खिला सकें। यह हालात थे। और हो क्या रहा था कि लोग ना होर्डिंग करके रख रहे थे, जमा करके रख रहे थे, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे। तो इसी लोग जो स्टॉकिंग करके रख रहे थे, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे ना, इसी को रोकने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को लाया जाता है 1955 में। अब ये एसेंशियल कमोडिटी का मतलब क्या है? देखो, एसेंशियल मतलब जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर चाहिए, तो उस प्रकार की कमोडिटी यहाँ पर इसके अंदर लाई जाती हैं। अब एसेंशियल कमोडिटी कोई भी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है इस एक्ट के अंदर, लेकिन फिर भी एसेंशियल कमोडिटी के अंदर कुछ भी लेकर आया जा सकता है जिसकी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कोविड के टाइम पर ना सैनिटाइज़र और N95 मास्क, इन दोनों को एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंडर में ले आया गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनका शॉर्टेज बहुत हो गया था। लोग वही काम कर रहे थे, खूब सारा इकट्ठा करके रख रहे थे और बहुत महंगे दाम में बेच रहे थे। जहाँ 20 रुपये का सैनिटाइज़र था, वहाँ पे 100 रुपये का बिक रहा था। तो ये हालात थे। तो इसी वजह से एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट चर्चा में आता है, ये बेसिकली लागू होता है और फिर उस चीज़ की जो यहाँ पे गलत तरीके से ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, वो रोकी जाती है।
अब एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के अंदर पावर्स क्या क्या हैं, इसके पास में क्या क्या मतलब आप कह सकते हो पावर्स देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहली बात, ये जो एक्ट है ना, इसके अंदर इतना दम है कि ये खुद ताकत दे देता है, पावर दे देता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार के पास पावर ये है कि वो किसी भी कोमोडिटी को इस एक्ट के अंदर ला सकती है, ऐड कर सकती है और रिमूव कर सकती है। यानी कोई भी कोमोडिटी, जैसे कि आज के टाइम पर तूर दाल है, इसको ले आया गया और जब मन करा हटा दिया, जब सिचुएशन सही हो जाएगी तो उसको वहाँ से निकाल देंगे। तो ये ऐड और रिमूव करने की पावर किसके पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, ध्यान रखना। क्लियर हो गया, आगे बात करते हैं। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी सेटिस्फाई होती है कि भाई ये करना ज़रूरी है, ये पब्लिक के लिए, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए है, तो वो किसी भी आइटम को एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर लेकर आ सकती है। लेकिन क्या करना होगा, स्टेट गवर्नमेंट के साथ में एक कंसल्टेशन करना होगा, बातचीत करनी होगी, उसके बाद में ये कदम उठाया जा सकता है। नाउ अब इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको समझते हैं। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है 1955 का, इसका हम लोग यूज़ करते हैं ताकि इन्फ्लेशन, जो महंगाई है, उसको हम लोग थोड़ा सा कम कर सकें। क्योंकि केंद्र सरकार के पास में पावर आ जाती है, केंद्र सरकार क्या कर सकती है, यहाँ पर जो भी व्यापार है उसके ऊपर कंट्रोल लगा सकती है स्टेट गवर्नमेंट की मदद से। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन को रोकने का पूरा कोशिश किया जाता है इस एक्ट के थ्रू। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जैसे हम लोग यहाँ पर एक कमोडिटी को एक एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कर देते हैं ना, तो इससे जो सरकार है वो उसकी प्रोडक्शन को कंट्रोल कर पाती है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल कर पाती है। यानी एक कमोडिटी को क्या किया गया, एक एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कर दिया गया, तो सरकार क्या करेगी, उसका प्रोडक्शन हो गया, उसकी सप्लाई हो गई, उसके डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है। प्लस एक स्टॉक लिमिट लगा सकती है कि भाई यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ, यानी जो व्यापारी होंगे वो इतना जमा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा जमा नहीं कर पाएंगे। तो इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 है ना, इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या इश्यूज़ नज़र आते हैं, तो दूसरा एस्पेक्ट भी कवर करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 ने यहाँ पर बताया यह है कि जो सरकार का इंटरवेंशन है, यानी सरकार जो ये बीच में आती है ना इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर, इस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को लेकर, तो ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर व्यापार को पूरी तरह से डिस्टॉर्ट कर देता है। और ये गलत तरीका है, कि इनफेक्टिव वे है इन्फ्लेशन को रोकने का, ऐसा यहाँ पर बोला गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर बोला गया जो इंटरवेंशन है ना, ये कहीं ना कहीं रेंट सीकिंग को बढ़ा देता है। रेंट सीकिंग ना इकोनॉमिस्ट के थ्रू यूज़ करा जाने वाला एक ऐसा वर्ड है जो कि हम लोग को बताता है कि एक जो भी यहाँ पर पैसा कमाया गया, जो अनप्रोडक्टिव इनकम है या कुछ ऐसा पैसा जो कि करप्शन से आया है, वो रेंट सीकिंग के अंदर होता है। मतलब उसको आप कह सकते हो कि जो पैसा करप्शन से आया या गलत तरीके से कमाया गया, अनप्रोडक्टिव इनकम है, वो बेसिकली यहाँ पर रेंट सीकिंग की तरह यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे सरकार का ऐसा इंटरवेंशन, सरकार यहाँ पे जो बीच में आती है इस एक्ट के अंदर में, तो इससे कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, रेंट सीकिंग देखने को मिल रहा है, करप्शन वगैरह यहाँ पर काफ़ी बढ़ जाता है। प्लस ये एक सही तरीका नहीं है, टोटली इनफेक्टिव तरीका इन्फ्लेशन को रोकने का, ये भी यहाँ पर बोला जाता है। क्लियर हो गया। तो इसी की वजह से यहाँ पर पार्लियामेंट ने साल 2020 में एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020 भी पास किया था कि इसके अंदर कुछ चेंजेस किए जा सकें। तो ये था पूरा का पूरा लास्ट तक जो भी डेटा वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ वाकई में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं निपाम के बारे में। निपाम क्या है, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है इसको समझेंगे। तो ये जो मिशन है ना, ये हमने इसका एक टाइम पीरियड रखा था, इस टाइम पीरियड से पहले हम लोग इस मिशन को अचीव कर चुके हैं, इसी वजह से न्यूज़ में है। ये आप देख पाओगे, PIB का आर्टिकल है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने यहाँ पर इस आर्टिकल को पब्लिश किया है कि जो निपाम है इसने अपना टारगेट अचीव कर लिया अपने समय से पहले। इस आर्टिकल को आप लोग GS पेपर नंबर 2 से रिलेट कर पाओगे। सिलेबस के अंदर टॉपिक है गवर्नमेंट पॉलिसीज़, और हमारे सिलेबस में खुद डायरेक्टली एक टॉपिक दे रखा है IPR का, दैट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये आपको GS पेपर नंबर 3 में भी देखने को मिलेगा। न्यूज़ यहाँ पर क्या है, न्यूज़ यह है कि जो कि निपाम है, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, इसको लाया गया था साल 2021 में। और इसने ना यहाँ पे क्या किया कि जो अपना टारगेट है उसको समय से पहले अचीव कर लिया। इसका टारगेट ये था कि लगभग 10 लाख बच्चे, 1 मिलियन जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको जागरूक किया जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बताया जाएगा, क्या होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। अब ये टारगेट हमने रखा था 15 अगस्त 2022 का। इससे पहले यहाँ पर आप कह सकते हो हमने थोड़ा इसके डेडलाइन से पहले इसको अचीव कर लिया, इस वजह से ये न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा। आगे आते हैं। अब ये नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, ये मिशन है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात,
ये बेसिकली पूरे इंडिया के अंदर लाने वाला एक मिशन है जिसका मकसद यहाँ पर यह है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना और इसके राइट्स के बारे में बताना लगभग 10 लाख बच्चों को, 1 मिलियन स्टूडेंट्स को। इसका मकसद यहाँ पर, इसका उद्देश्य यहाँ पर यह है कि हम लोग क्रिएटिविटी और इनोवेशन को यहाँ पर बता सके, क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ावा दे सके स्टूडेंट्स के अंदर जो खासकर हायर एजुकेशन के हैं। प्लस यहाँ पे जो कॉलेज के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं, उनको और इंस्पायर किया जा सके ताकि वो नई नई चीज़ों का इनोवेशन करें, इन्वेंशन करें और जैसे वो कुछ नया चीज़ इन्वेंट करेंगे तो ये इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी राइट्स है ना, वो उनके इन्वेंशन को एक प्रोटेक्शन देगा, उनके इन्वेंशन को बचाएगा। वो आगे मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताऊंगा। नाउ ये जो मिशन है, इस मिशन को लागू करने वाली एजेंसी कौन सी है? ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसने टारगेट अचीव कर लिया। टारगेट क्या अचीव किया? 8 दिसंबर 2021 से लेकर 31 जुलाई 2022 तक यहाँ पर काफ़ी सारे माइलस्टोन्स अचीव करे गए हैं। यानी कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स थे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी थी जिनको ट्रेन किया गया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में, वो ये नंबर है। प्लस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कवर किया गया है। प्लस यहाँ पे जोग्राफिकल एरिया को भी कवर किया गया है, यानी 28 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर इन सभी एरिया को कवर किया गया है। यहाँ पे ये सारे बेनिफिट दिए गए हैं, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बताया गया है, इसके बारे में जागरूकता फैलाई गई है। नाउ फाइनली क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते क्या हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यहाँ पर कुछ ऐसे राइट हैं जो कि पर्सन्स को दिए जाते हैं, लोगों को दिए जाते हैं उनकी क्रिएशन के लिए। यानी कि कोई एक व्यक्ति है, उसने कुछ इन्वेंशन किया, कुछ नया बनाया, ऐसा इनोवेशन किया है कि वैसा इनोवेशन किसी दूसरे व्यक्ति ने किया नहीं है। तो क्या होगा, उसी इन्वेंशन को प्रोटेक्शन देने के लिए किसी व्यक्ति ने कोई नई किताब लिख दी है, कुछ ने कोई नया सिंबल डिज़ाइन किया है, कुछ नई इमेज बनाई है, कुछ नया इन्वेंशन किया है, तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कॉपीराइट होता है। क्योंकि अगर उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा ना, तो दूसरा व्यक्ति कॉपी कर लेगा और आप कह सकते हो जैसे ही वो कॉपी करेगा वो कहेगा ये मेरा कंटेंट है, मेरा है, यहाँ पर ये एक तरीके से इसके ऊपर मेरा राइट है। तो ये कहीं ना कहीं ना जो इनोवेशन है वो देश के अंदर रुक जाएगा, इससे लोग फिर इन्वेंशन करना रोक देंगे। तो ये इसी वजह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक अच्छा काम करता है। तो ये जो राइट्स है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स खासकर, इसके बारे में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 27 के अंदर बताया गया है। प्लस इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको बताया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं। जैसे नंबर 1 प्रकार आपको देखने को मिलेगा वो है कॉपीराइट। कॉपीराइट जैसे कि यहाँ पर कुछ ऑथर्स वगैरह हो गए, अपनी किताबें लिखते हैं, कुछ पेंटिंग कर दी गई, कुछ म्यूजिकल कंपोजिशन बनाया गया, कोई सॉन्ग वगैरह है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, फिल्म है, तो इसके ऊपर कॉपीराइट ले लिया जाता है। और कॉपीराइट के माध्यम से वो जो सामान है ना, वो एक तरीके से प्रोटेक्टेड हो गया। वो मतलब एक तरीके से जिस व्यक्ति ने कॉपीराइट लिया है उस चीज़ के ऊपर, वो उसी का सामान है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसको कॉपी करना चाहता है तो पहली बात यहाँ पर इससे परमिशन लेनी होगी। जैसे मेरे चैनल का लोगो है, इस पर मैंने यहाँ पर कॉपीराइट ले लिया, तो क्या होगा, वो अब कोई दूसरा व्यक्ति कॉपी नहीं कर पाएगा। कॉपी करेगा तो मैं स्ट्राइक दे सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में लीगल एक्शन लेने का एक पूरा का पूरा यहाँ पर आप कह सकते हो सपोर्ट मिलता है मुझे। तो ये कॉपीराइट आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर एक कॉपीराइट आता है। दूसरा इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, यानी कि जो इंडस्ट्री के अंदर कुछ साइन का इस्तेमाल होता है, उसका लोगो का इस्तेमाल होता है, ट्रेडमार्क का इस्तेमाल होता है, तो उन चीज़ों को प्रोटेक्शन दी जाती है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की ज़रूरत क्यों है इतनी? ज़रूरत इसलिए क्योंकि इससे ना देश में इनोवेशन बढ़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि यहाँ पर कुछ नया इन्वेंशन कर रहा है और उसके इन्वेंशन को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला, तो फिर वो आगे कोई इन्वेंशन करेगा नहीं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति कॉपी कर लेगा तो उसको एक लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है और इसकी वजह से इनोवेशंस नए नए बढ़ते रहते हैं। दूसरी ज़रूरत है इकोनॉमिक ग्रोथ की, यानी कि इससे क्या होगा, नया इनोवेशन होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, डायरेक्टली हमारे कंट्री के प्रति कंट्रीब्यूशन होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, बहुत कुछ यहाँ पर हो सकता है अलग अलग सेक्टर के अंदर। तो डेफिनेटली यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ भी ये कंट्रीब्यूशन देता है। फिर यहाँ पे क्या है, जो क्रिएटर्स हैं, जिस व्यक्ति ने यहाँ पर सामान को बनाया है, उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ। प्लस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने का तरीका काफ़ी हद तक आसान हो जाता है, इससे इनोवेशन और क्रिएटिविटी प्रमोट होती है। फिर यहाँ पर क्या होगा, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है उसके अंदर आप लोग देख पाओगे इस चीज़ को ये सपोर्ट करता है। तो अगर यहाँ पर कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लाइसेंसिंग है, जॉइंट वेंचर है, तो इसी के माध्यम से यहाँ पर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया जाएगा, ऐसे किया नहीं जाएगा। तो ये सारी बातें आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर देखने को मिलती हैं। नाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से संबंधित क्या क्या ट्रीटीज़ हैं, क्या क्या कन्वेंशंस हैं, यानी क्या क्या एग्रीमेंट देखने को मिलते हैं। तो दुनिया भर में अलग अलग आपको बॉडीज़ देखने को मिलती हैं जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में चर्चा करती हैं। जैसे भारत
खुद एक मेंबर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर खुद इसके अंदर एक और छोटी सी बॉडी आती है, वो है ट्रिप्स, मतलब ट्रिप्स एग्रीमेंट को लेकर डब्ल्यूटीओ काम करता है। ट्रिप्स क्या है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, व्यापार से संबंधित यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर ये बात करता है। कि जैसे मैंने अभी आपको रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा पढ़ाया भी है कि कोविड की वैक्सीन यहाँ पर मान लो यूएस के पास में है, तो यूएस ने यहाँ पर ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत उसके ऊपर कॉपीराइट ले रखा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ले रखे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति दूसरा कॉपी करता है तो यूएस उसको अलाउ नहीं करेगा कि वो कॉपी कर सके। तो पहली बात, इस एग्रीमेंट के ऊपर, इस राइट के ऊपर छूट देनी होगी, छूट देगा तभी दूसरा व्यक्ति कॉपी कर पाएगा। तो ऐसे यहाँ पर ट्रेड के मामले में दुनिया भर में ट्रिप्स एग्रीमेंट देखने को मिलता है। और इंडिया जो है ना, इसका तो मेंबर है ही ट्रिप्स का, साथ ही साथ में भारत यहाँ पर वाइपो का मेंबर भी है। वाइपो क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद में इंडिया यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, वो है इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड कन्वेंशंस। तो ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में बात करती हैं। सॉरी, इंडिया यहाँ पर आप कह सकते हो कि बहुत सारी कन्वेंशंस का मेंबर है। इंटरनेशनल लेवल पर ये सारे कुछ और भी एग्रीमेंट्स आते हैं जो कि सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, यानी कॉपीराइट वगैरह के बारे में चर्चा करते हैं। तो इनके बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, मैंने वैसे मेंशन कर दिया, आप लोग ध्यान में रख सकते हो। अभी जितने भी मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपको बताए ना, ये सारे के सारे ग्लोबल लेवल के हैं कि दुनिया भर में कौन कौन से लॉज हैं, कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेशनल लेवल पर, यानी कि कंट्री के लेवल पर पेटेंट को लेकर, कॉपीराइट को लेकर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर क्या क्या लॉज हैं। तो भारत के पास में खुद एक इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 देखने को मिलेगा। ये बेसिकली एक प्रिंसिपल लॉ है। यहाँ पर क्या है ना कि ये जो 1970 वाला जो एक्ट है ना, ये क्या काम करता है? ये हम लोग को पेटेंट देता है। अगेन, आपने कोई सामान बनाया तो उसके ऊपर आप लोग पेटेंट ले लेते हो। जैसे दवाइयों के ऊपर पेटेंट ले लिया जाता है कि ये दवाई अब कोई दूसरा नहीं बना पाएगा, दूसरा कॉपी नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे जो 1970 वाला एक्ट आया था ना, इसने पुराने वाले को रिप्लेस कर दिया था। हमारे पास इससे पहले 1911 का भी एक एक्ट था, ठीक है ना। फिर क्या होता है, ये 1971 वाला भी रिप्लेस हो जाता है, क्योंकि साल 2005 में फिर से यहाँ पर एक चेंजेस कर दिया जाता है। पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2005 आता है हमारे पास में। जो ये पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2005 है ना, इसके अंदर आप कह सकते हो कि पावर थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है। जैसे कि यहाँ पर कोई फूड को लेकर हो गया, ड्रग्स, केमिकल को लेकर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेकर आपने कुछ बनाया है, कुछ इसमें से इन्वेंट किया है, कोई नई दवाई इन्वेंट करी है, तो उस पर आप पेटेंट ले सकते हो। और जब तक आपके पास में पेटेंट रहेगा, कोई दूसरा व्यक्ति वो दवाई को कॉपी नहीं कर सकेगा। तो पहले तो सिर्फ दवाइयाँ थी, फिर उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पर इसमें और भी चीज़ें ऐड कर दी गई थी। तो ये आपको पेटेंट एक्ट भारत के अंदर देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में भारत के अंदर एक और पेटेंट एक्ट के अलावा एक और पॉलिसी है, उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी 2016। 2016 की यहाँ पर ये नीति देखने को मिलेगी। ये बेसिकली यहाँ पर इंडिया के अंदर क्रिएशन को और इनोवेशन को बढ़ाने का काम करती है। यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि आपका जो भी कंटेंट है उसके ऊपर आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक प्रोटेक्शन ले सकते हो, ठीक है ना। एक प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको एक ऐसी चीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी कि वो दूसरा व्यक्ति कोई कॉपी ना कर सके, आपका इनोवेशन जो है वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहे। क्लियर हो गया? आगे आते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। इस वाले आर्टिकल को भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एलिफेंट के बारे में अभी हमने रिसेंटली चर्चा की थी, लेकिन ये डेटा थोड़ा अलग है। ये इंडियन एक्सप्रेस का डेटा है, बहुत अच्छा डेटा है। उससे पहले ये वाला आर्टिकल देखो, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर हम लोग बटरफ्लाई माइन के बारे में बात करने वाले हैं। ये बटरफ्लाई माइन ना रिसेंटली काफ़ी चर्चा में आई है। ये आपको दिख रही होगी बटरफ्लाई माइन, ये बॉम्ब है बेसिकली, बॉम्ब। ये एक ऐसी माइन है, जैसे लैंड माइन के बारे में आपने सुना होगा। लैंड माइन क्या होती हैं? जो कि ज़मीन के अंदर फिट कर दी जाती हैं, और कोई भारी वजन उसके ऊपर आएगा तो वो विस्फोट हो जाएंगी। तो ये बटरफ्लाई माइन है। तो इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सप्लेन सेक्शन पर डिटेल से समझाया कि ये जो बटरफ्लाई माइन है ना, ये क्यों है चर्चा में। कि यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि देखो, रशिया ने इस बटरफ्लाई माइन का यूक्रेन में इस्तेमाल किया है, क्योंकि रशिया यूक्रेन का ऑलरेडी वॉर चल रहा है। तो रिसेंटली बोला यह गया कि रशिया ने डोनबास वाले रीजन में इसी बटरफ्लाई माइन का यूज़ किया है। बटरफ्लाई इसलिए बोला गया क्योंकि बटरफ्लाई की शेप में 2 पंख की तरह यहाँ पर इस माइन को बनाया गया है। वैसे आपने गोल वाली लैंड माइन्स को देखा होगा, वैसे लैंड माइन्स ये होती हैं, ज़मीन के अंदर लगाई जाती हैं। इसके ऊपर कोई टैंक वगैरह आया, इसके ऊपर जैसी वजन पड़ेगा ये विस्फोट हो जाएगा। आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह के अंदर भी। तो इसी वजह से यहाँ पर ये बटरफ्लाई माइन चर्चा में है। तो यूके की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पर बोला कि जो ये वॉर चल रही है ना, इसमें रशिया की मिलिट्री ने दोनतस्क और साथ ही साथ में यहाँ पर क्रामोतोर्स्क, ये 2 एरियाज़ हैं। कहाँ पर हैं ये? तो आपको ये येलो वाला जो पोर्शन दिख रहा है, इसमें ये वाला रीजन हो गया, और इस वाले के साथ साथ ये वाला रीजन हो गया। इन 2 एरियाज़ में ना बटरफ्लाई माइन यहाँ पे रशिया ने बिछाई है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। क्लियर हो गया? और इससे क्या होगा, इससे आप कह सकते हो कैजुअलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ेंगी।
अब बटरफ्लाई माइन को हम लोग बटरफ्लाई माइन के साथ साथ ग्रीन पैरट के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो नाम आया है ये इनके शेप की वजह से आया है, क्योंकि ये बटरफ्लाई की तरह लगती है। अब ये बटरफ्लाई माइन होती क्या है इसको मैं आप थोड़ा डिटेल से बताता हूँ। पहली बात ध्यान रखना, जब बटरफ्लाई माइन का यूज़ किया जाए तो ये क्या है, तो ध्यान रखना है एक माइन है, एक तरीके से विस्फोटक है, एक्सप्लोसिव है, क्योंकि कमेंट में ऑप्शन में आपको एक्सप्लोसिव नाम से पूछा जा सकता है। जब हम लोग बात करते हैं बटरफ्लाई माइन की तो काफ़ी सेंसिटिव होता है, यानी कि एंटी पर्सनल लैंड माइन है, कोई व्यक्ति अगर चढ़ेगा उसके ऊपर तो ये विस्फोट हो जाएगा। मान लो यहाँ पर इस माइन को ज़मीन के अंदर रख दिया और अगर इस पर 5 किलो वजन भी पड़ेगा, वैसे यहाँ पर ये माइन डिटोनेट हो जाएगा, फट जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, खासकर छोटे बच्चों के लिए भी, क्योंकि छोटे से बच्चे का ही 5 किलो वजन होगा और वो भी यहाँ पर पैर रख दे तो विस्फोट हो जाएगा ये। और इसमें यहाँ पर ये जो बटरफ्लाई माइन है ना, इसमें अलग अलग प्रकार हैं, एक PFM-1 है और PFM-1S है। ये दो अलग अलग प्रकार के आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। ये लैंड माइन की तरह होता है, लैंड माइन गोल होता है, लेकिन यहाँ बटरफ्लाई माइन बटरफ्लाई की शेप में है, कुछ वो इस प्रकार से आपको ये देखने को मिल जाता है। आगे आते हैं, अब इसके यूजेस के बारे में देखते हैं, यानी कि इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो इस माइन को ना हेलीकॉप्टर से भी ड्रॉप कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर से नीचे गिरा सकते हैं, प्लस ज़मीन के अंदर भी रख के इसको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ज़मीन के अंदर यूज़ करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। क्योंकि होता क्या है, आपको पता होगा जो लैंड माइन्स होती हैं इसके ऊपर मेटल्स का इस्तेमाल किया गया है और मेटल को डिटेक्ट करने वाली मशीनें आती है। आपने देखा होगा जो लोग हैं वो हाथ में मशीन लेते हैं, नीचे गोल सा लगा होता है, लेके चलते रहते हैं, और जैसे यहाँ पे अगर कोई लैंड माइन आता है इसके आसपास के क्षेत्र में तो मशीन यहाँ पर अलार्म छोड़ देती है, बता देती है कि हाँ यहाँ पर लैंड माइन है, तो मशीन होती है। लेकिन यहाँ पर जो ये बटरफ्लाई माइन है इतनी खतरनाक है कि इसको प्लास्टिक से बनाया गया है, तो जो डिटेक्टर होगा ना वो डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके अंदर मेटल का इस्तेमाल नहीं है। वो डिटेक्टर मेटल को डिटेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। दैट इज़ वाई इसको डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें, फीचर्स के बारे में बात करें, तो इसके अंदर पॉलीथीन प्लास्टिक का भी यूज़ किया गया है और इसका जो एक पर है ना वो थोड़ा सा भारी देखने को मिलेगा, एक साइड थोड़ी सी हैवियर देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू द अदर। जो ये थिक वाला पोर्शन है, क्योंकि इसी के अंदर आपको एक्टिवेशन वाला सारा का सारा जो बॉडी पार्ट है वो देखने को मिलता है। जो थिन वाला साइड है बस खाली ये इसको स्टेबलाइज करने के लिए, यानी कि इसका बैलेंस बना रहे, इसलिए यहाँ पर इसको बनाया गया है, इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या ये रशिया यूक्रेन माइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो देखो यहाँ पर ये एंटी पर्सनल जो माइंस है ना, वैसे तो ये बैन कर रखी है, इंटरनेशनल कॉन्वेंशन के हिसाब से बात करें तो ये बैन है, इनका कोई यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन जो एक्ट है, प्रेजेंट एक्ट है ना इस माइंस को बैन करने का, उसको रशिया और यूक्रेन दोनों ने ही साइन नहीं किया, दोनों यहाँ पर उस एक्ट का हिस्सा नहीं है, इस वजह से यहाँ पर रशिया ने यूज़ किया होगा, ऐसा यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर बताया गया। तो आई होप आपको ये बटरफ्लाई माइंस के बारे में बहुत शॉर्ट फॉर्म में बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ पर हम लोग वर्ल्ड एलिफेंट डे के बारे में डिस्कशन करेंगे। मतलब कुछ ऐसा डेटा है, वैसे मैंने हेडिंग दे दी है इसको, लेकिन डेटा इंडियन एक्सप्रेस का है, बहुत शानदार डेटा है, जहाँ पे मतलब उसका यूज़ आप लोग कर सकते हो अपने एसए में, जीएस पेपर 3 के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है। तो बेसिकली इस टॉपिक को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 कंजर्वेशन से रिलेट कर पाओगे। यहाँ पर न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेट किया गया। वर्ल्ड एलिफेंट डे इसलिए मनाते हैं ताकि हम लोग एलिफेंट्स के प्रति बता सकें, अवेयरनेस फैला सकें, जागरूकता फैला सकें कि इन एलिफेंट्स को, इन हाथियों को किसी चीज़ का खतरा है, उस खतरे से कैसे बचाया जा सकता है, उनका हैबिटेट ख़त्म हो रहा है। तो बेसिकली एक अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन का सेलिब्रेशन किया जाता है। तो इसका इंपॉर्टेंस सेलिब्रेशन का मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया है। बाकी एनिमल की बात करें, एलिफेंट की बात करें, तो एलिफेंट यहाँ पर एक इंटेलिजेंट स्पीशी मानी जाती है और हमारी पृथ्वी के ऊपर एक आप कह सकते हो बिगेस्ट ब्रेन वाला कोई लैंड एनिमल है इसकी, जिसके पास में सबसे बड़ा दिमाग देखने को मिलता है। अगर हम लोग हाथी की पॉपुलेशन के बारे में बात करें, इसकी संख्या के बारे में बात करें, तो एलिफेंट की जो पॉपुलेशन है ना वो बेसिकली रिड्यूस हो चुकी है, कम हो चुकी है पिछले 75 सालों में। 75 साल पहले काफ़ी हद तक मतलब ज़्यादा जनसंख्या हुआ करती थी, बट यहाँ पे अभी पिछले 75 ईयर्स में 50% से इसकी पॉपुलेशन कम हो चुकी है। करेंट टाइम पर जो पॉपुलेशन है, अगर हम लोग बात करें एशियन एलिफेंट की, जो कि भारत में भी पाया जाता है, वो बेसिकली यहाँ पर पूरे दुनिया भर में 50,000 से लेकर 60,000 के आसपास होगी। और 60% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलती है इस एशियन एलिफेंट की। तो ये बात हो गई एलिफेंट के बारे में। अब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर हम लोग देखते हैं, ऐतिहासिक तौर पर,
ये जो वर्ल्ड एलिफेंट डे है इसको लाया गया था ताकि हम लोग अवेयरनेस फैला सके। मैंने आपको बता दिया अवेयरनेस। यहाँ पे सारे हाथियों की बात की जा रही है। हाथी दो प्रकार के देखने को मिलेंगे, अफ्रीकन एलिफेंट, एशियन एलिफेंट। एशियन एलिफेंट जो एशिया में पाए जा रहे हैं, अफ्रीका जो कि अफ्रीका में कॉन्टिनेंट में पाए जा रहे हैं। सिंपल सी बात है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यह है इस कैंपेन का कि हम लोग इसके बारे में इसको लेकर एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें और इस जानवर के बारे में दुनिया भर को बता सकें। अब ये वाली जो स्लाइड है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड को अपने पास में नोट डाउन करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना है। ये जो एलिफेंट है इनका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है इसको समझते हैं। जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, IUCN की रेड लिस्ट की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो जो अफ्रीकन एलिफेंट है, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, ये बेसिकली क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। अफ्रीकन सवाना एलिफेंट ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है और एशियन एलिफेंट एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ये ध्यान रखना, आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है। मतलब कि इन सभी की जनसंख्या खतरे में, इनकी सभी की संख्या जो है ना वो खतरे में है, इनको बचाने की आवश्यकता है। बाकी ये तीनों प्रजातियां साइट्स, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, साइट्स बोल रहा हूँ, CMS के अंदर में अपेंडिक्स 1 में डाली गई हैं और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में रखी गई हैं। शेड्यूल 1 में रखने का मतलब यहाँ पर यह है कि इनको हाई प्रोटेक्शन देनी चाहिए और इनका अगर कोई हंटिंग वगैरह करेगा तो उसके खिलाफ में पेनल्टी चार्ज की जाएगी। अब एलिफेंट से संबंधित इश्यूज़ क्या देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पर इश्यूज़ यह है ना कि भारत के अंदर बहुत सारी जो संख्या है एलिफेंट की वो ख़त्म हुई है। रीज़न क्या है, काफ़ी सारी जगह पर हमने ह्यूमन एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट देखा है, यानी कि इंसान और हाथी में काफ़ी बार हमने विवाद देखा है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं जिसमें इंसान की भी जान जाती है कभी कभी, और कुछ केसेस में हम देखते हैं हाथी की भी जान जाती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर एलिफेंट ख़त्म हो रहे हैं। दूसरा इनका हैबिटेट, यानी कि जिस एरिया में वो रह रहे हैं वहाँ पे इतना सारा डेवलपमेंट वगैरह हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर उनकी जगह नहीं बच पा रही है। इसकी वजह से भी इनकी संख्या ख़त्म हो रही है। जनसंख्या बोल देता हूँ बार बार। लगभग 500 से ज़्यादा जो ह्यूमंस हैं ना वो मारे गए इसी एनकाउंटर के अंदर, जो कि एलिफेंट्स के साथ एनकाउंटर हुआ था इसके अंदर, ये बोला गया। लेकिन बहुत सारे एलिफेंट्स भी मारे गए इसके रिटेलिएशन में। जब भी कभी लड़ाई होती है तो बहुत सारे हाथी भी मार दिए जाते हैं इंसानों के थ्रू, ये भी बताया गया। बाकी इन एलिफेंट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए सरकार ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स उठाए हैं। जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट का एक इनिशिएटिव चलाया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट को लॉन्च किया गया था 1991 से लेकर 1992 में। ये बेसिकली एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर में आती है। अगर हम लोग बात करें इंडिया में, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा संख्या एलिफेंट की कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा संख्या कर्नाटका में है। कर्नाटका के बाद असम और केरला। आपको ये इस प्रकार से सीक्वेंस ध्यान रखना क्योंकि UPSC ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है साल 2020 में। फिर एलिफेंट रिजर्व्स की अगर हम लोग बात करें तो एलिफेंट रिजर्व जो है ना एक मैनेजमेंट एंटिटी आपको देखने को मिलेगी जो कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती हैं, जहाँ पे एलिफेंट को और ज़्यादा प्रोटेक्शन देने की बात की जाती है। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है। तो अगस्थ्यामलाई जो तमिलनाडु है ये हमारे देश का 32nd एलिफेंट रिजर्व होगा। इसके बारे में मैंने कल के द हिंदू के वीडियो के अंदर ऑलरेडी आपको बताया है। जो अगस्थ्यामलाई जो तमिलनाडु के अंदर है, ये हमारे देश का 32वां एलिफेंट रिजर्व होने वाला है। बाकी एलिफेंट को जो इलीगल तरीके से मार दिया जाता है उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको ध्यान में रखने के लिए एक प्रोग्राम भी चलाया गया है जिसका नाम है माइक प्रोग्राम। माइक की फुल फॉर्म है मॉनिटर ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, यानी कि जो इलीगल तरीके से हाथियों को मार दिया जाता है उसको यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा, उसको देखा जाएगा और इस इलीगल किलिंग्स को रोका जाएगा। तो इसके लिए माइक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। बाकी इंडिया के अंदर काफ़ी सारी माइक साइट्स देखने को मिलेंगी, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे माइक प्रोग्राम लागू होता है। जैसे असम के अंदर चिरांग रीपू एलिफेंट रिजर्व है, अरुणाचल प्रदेश में दियोमलई एलिफेंट रिजर्व है, असम में दिंगई पत्का एलिफेंट रिजर्व है, मेघालय में गारो हिल एलिफेंट रिजर्व, वेस्ट बंगाल में ईस्टर्न दोवार्स एलिफेंट रिजर्व, ओडिशा में आपको देखने को मिलेगा मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, उत्तराखंड में शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, कर्नाटका में मैसूर एलिफेंट रिजर्व, तमिलनाडु में नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व, केरला में वायनाड एलिफेंट रिजर्व। तो ये जो सारे एलिफेंट रिजर्व्स हैं बेसिकली यहाँ पर ये माइक साइट्स कहलाते हैं इंडिया के अंदर में, तो इसके बारे में भी ज़रूर से ध्यान रख सकते हो। तो ये ओवरऑल डेटा था। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने कवर करी हैं। ये सारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से। वीडियो में मज़ा आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, प्लस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना और अपने फीडबैक भी ज़रूर से शेयर करना। बाकी वीडियो में आपने कितने टॉपिक पढ़े, क्या क्या सीखा, नीचे कमेंट सेक्शन बता सकते हो क्या नया पढ़ा है। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।